वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। मैथस्तान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में हमने प्लांट फिजियोलॉजी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए थे, तो आज की क्लास में भी हम कुछ जो टॉपिक्स लाइक टर्पिनोल्स, फिनोल्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहे थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम आज कैरी करेंगे आज की क्लास में, और उससे रिलेटेड जो है चीजें वो समझेंगे भी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए which one of the following is a sulfur containing secondary metabolite in mustard plant derived from the glucose and an amino acid। तो सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ऐसा कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसमें सल्फर होता है। क्या होता है? जिसमें सल्फर होता है। और वो किसमें होता है सेकेंडरी मोलाइट? मस्टर्ड में। मस्टर्ड में वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। और जिस उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। और ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो कह रहे हैं किससे बना है, डिराइव हुआ है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड से। तो पूरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मस्टर्ड से हमें कौन सा ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलता है जिसमें सल्फर होता है, और ये जो है किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड और ग्लूकोज से। ठीक है। तो इसका जो है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है। सबसे पहली ऑप्शन है ग्लूकोसिनोलेट्स, ग्लूकोसिनोलेट्स। दूसरी ऑप्शन है फाइटोएलेक्सिन्स। तीसरी है एग्डाइजोन्स। एंड फोर्थ है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। तो अब क्या होता है, इनमें से जो है कौन सी ऑप्शन है? तो इसका आंसर है ग्लूकोसिनोलेट्स। बहुत से क्वेश्चन सल्फर कंटेनिंग मस्टर्ड या ग्लूकोसिनोलेट से आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आगे भी आएंगे, हम पूछेंगे। ठीक है। तो आंसर है ग्लूकोसिनोलेट्स। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ग्लूकोसिनोलेट्स होते क्या है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों ही चीजें होती हैं ग्लूकोसिनोलेट्स में। सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये हमें किससे डिराइव होते हैं? ग्लूकोज से और कुछ अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से। ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल में क्या आते हैं अमाइनो एसिड? जैसे मिथेनाइन, फिनाइल एलेनाइन और ट्रिप्टोफन। ठीक है। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड कौन से? जैसे कि मिथेनाइन, फिनाइल एलेनाइन एंड ट्रिप्टोफन, ये हो गए। ठीक है। तो ऐसे कुछ अमाइनो एसिड्स हैं और ग्लूकोज हैं जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोसिनोलेट्स मिलते हैं। ठीक है। अब एक आता है क्वेश्चन अकरेंस। इनकी अकरेंस बतानी है अगर हमें, मतलब कि हमें नॉलेज, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं मेनली। इस पे आगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो मेनली जो है कुछ ऑर्डर्स हैं उनमें पाई जाती है। वो कौन से हैं? ब्रासिकेल्स, मेनली ऑर्डर ब्रासिकेल्स में, मेनली ऑर्डर ब्रासिकेल्स में, और जिसमें ये मस्टर्ड प्लांट आता है, ये याद रखना, जिसमें ये मस्टर्ड प्लांट आता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसका थोड़ा फंक्शन बताना हो, तो जब एक प्लांट टिश्यू डैमेज हो जाता है, जब एक प्लांट टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है, तो ये जो कंपाउंड्स है ना, ये क्या करते हैं? ये भी ब्रेक डाउन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि ये रिलीज कर सकें अपने में से ऑयल्स को, रिलीज कर सकें पंजेंट ऑयल्स को। मतलब जिनकी अच्छी खुशबू नहीं होती, गंदी सी बदबू टाइप होती है, ऐसे तरह के ऑयल्स को ये रिलीज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आइसोथायोसाइनेट्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथायोसाइनेट्स, ठीक है। जो कौन रिलीज करता है, यही यही बात हो रही है, जबकि प्लांट्स टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन, तो उनमें यही जो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ताकि पंजेंट ऑयल्स आइसोथायोसाइनेट्स रिलीज कर सकें। तो इससे ये क्या होगा, ये ना इनको डिफेंस मैकेनिज्म बताते हैं। मान लीजिए कोई हर्बीवोर आया, वो उसको खरोच रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी से ये ब्रेक डाउन करके पंजेंट ऑयल्स रिलीज कर देंगे, और बकबके से ये दे प्रोवाइड डिफेंस फ्रॉम द हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स क्योंकि वो उनको खा लेंगे तो दैट विल मेक देम इम्पैलेटेबल, क्योंकि पैलेटेबल ना हो, निगले ना जाए, स्वेलो ना कर पाए, तो ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू देयर रोल इन डिफेंस, फाइटोअलेक्सिन्स कैन ऑल्सो हैव पोटेंशियल एप्लीकेशन इन। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया है फाइटोअलेक्सिन्स के बारे में कि फाइटोअलेक्सिन्स का डिफेंस में तो रोल है ही, उसके अलावा फाइटोअलेक्सिन्स जो हैं बेटा, और किसमें उनकी एप्लीकेशन है, वो ये पूछ रहे हैं कि फाइटो एलेक्जेंस जो है बेटा, उनका डिफेंस में तो रोल है ही, लेकिन उसके अलावा इनकी और किस किस में एप्लीकेशन है, रोल किस में है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या फ्लेवर एनहेंसमेंट करता है फ्रूट में, या फिर ये कुकिंग और कलिनरी आर्ट्स करता है, या ये मेडिसिन या डिजीज प्रिवेंशन में, या प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, क्या एक्स्ट्रा रोल है, डिफेंस में तो है ही है, और क्या रोल है। तो बेटा इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेडिसिन बनाने में भी और डिजीज को रोकने में भी इसका रोल है, मेडिसिन बनाने में और डिजीज प्रिवेंशन में। ठीक है। अब आप कहोगे कैसे, तो फाइटो, पहले हमें थोड़ा सा फाइटो लेक्सेंस के बारे में पता हो कि ये क्या है। एंटी माइक्रोबियल, ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं। माइक्रोब्स मतलब हमें पता ना, कीटाणु, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, तो उनके खिलाफ एंटी माइक्रोबियल्स हैं ये कंपाउंड्स। जो कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्लांट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। किसके रिस्पॉन्स में, या तो कोई स्ट्रेस हो जाए, या कोई इनका जो पैथोजन है वो अटैक करे इन पे, इन दो कंडीशंस में ये फाइटोलेक्सिन्स, फाइटो वर्ड्स ही आ गया तो प्लांट्स, तो इनके द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। दूसरा बात आती है कि ये क्या करते हैं, एक मिनट जस्ट, ओके। उसके बाद क्या आता है कि इनमें क्या 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 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट नेचर के हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह, इन्फेक्शन हो जाए वैसा टाइप भी ये रोल, मेडिसिन में एंटी इन्फ्लामेटरी काम भी कर सकते हैं। एंड इवन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट, कैंसर के अगेंस्ट भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं इनमें। तो एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, इसलिए डिजीज और उसके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। इसीलिए इनको कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस वगैरह के लिए भी किया जाता है यूज। तो डिजीजेस एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड मेडिसिन। उसके बाद अब क्वेश्चन फिर से आता है ग्लूकोसिनोलेट्स के रिलेटेड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बीटा था थायोग्लूकोसाइडिडेसिस, बीटा बी thioglucosidases, also known as myrocinases, are the 29 enzymes that are known to hydrolyze which one of the following plant natural products। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो बीटा थायोग्लूकोसाइडेसिस है, इनको माइरोसाइनेसिस भी कहा जाता है। ये कुछ 29 एंजाइम्स का मिला के बनता है, जिनको जिनको जाना जाता है, इन जिनको जाना जाता है कि इनमें से किसी एक प्लांट के नेचुरल प्रोडक्ट को ये हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। तो वो आंसर क्या ग्लूकोसिनोलेट्स है, क्या वो टर्पिनोइड्स है, क्या वो अल्केलॉइड्स है, या वो फिनोलिक्स है, या वो फिनोलिक्स है, चारों में से क्या है। ठीक है। तो ये इन चारों में से क्या है, ये हम अभी देखेंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्लूकोसिनोलेट्स। नहीं भी हो तो जिसके नाम में ही ग्लूकोसाइडेजिस आ रहा है, तो एजिस जब आता है तो वो लाइस का मतलब होता है, लाइस मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो वो किसको कर रहा है, ग्लूकोसिडेजिस है तो ग्लूकोसिनोलेट्स को करेगा। ठीक है, ग्लूकोसिनोलेट्स को करेगा। अब ये क्या है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज करेंगे क्या मतलब, ये जो एंजाइम्स हैं ये ग्लूकोसिनोलेट्स के ब्रेकडाउन को बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे,
हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसिनोलेट्स। ठीक है, जो कि क्या है, ये अपने आप में ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये अपने आप में क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, और यूजुअली ये फाउंड किए जाते हैं प्लांट्स में, जैसे कि ब्रोकली, जैसे मैंने मस्टर्ड भी कहा था, और उसके साथ साथ ब्रोकली में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन और एक एक्स्ट्रा नॉलेज देनी हो तो ये इन प्लांट्स में जब पाए जाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं ग्लूकोज को, और बहुत सारे बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे जैसे कि आइसो थियो साइनेट्स। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट्स। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, मस्टर्ड ऑयल बॉम्ब। ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल बॉम्ब? कहते हैं प्लांट्स में क्या होता है, एंजाइम और उसका जो सबस्ट्रेट होता है स्टोर्ड, ये क्या होता है इस प्लांट, मस्टर्ड ऑयल बॉम्ब क्या कहता है कि एंजाइम और उसका जो सबस्ट्रेट है जिसपे उसने मतलब एक्ट करना है, ये क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट्स में, सेपरेट कंपार्टमेंट्स में होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो जब जो प्लांट है, व्हेन द प्लांट, जब 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 टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू, तो बेटा क्या पहले क्या कह दिया, जो एंजाइम है जिसने एक्ट करना है और जिसपे एक्ट करना है सबस्ट्रेट, ये अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग रूम्स में, जैसे आप कह लो हैं। लेकिन जब टिश्यू जो है वो डैमेज होता है, जब टिश्यू डैमेज होता है तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल है किसी पेस्ट के द्वारा, पैथोजन के द्वारा, कुछ भी, ये दोनों जो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो अलग अलग थे ये मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, ये मिक्स हो जाएंगे। जब ये मिक्स हो गए तो ये केमिकल डिफेंस सिस्टम उसमें इंड्यूस कर देंगे, ट्रिगर कर देंगे केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म या रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही है कि बात आ रही है मस्टर्ड ब्रोकली में ग्लूकोसिनोलेट्स पाए जाते हैं, ये उसमें हर्बीवोर्स के अगेंस्ट डिफेंस पर करते हैं, और उसके ये एजिज वाले जो एंजाइम्स हैं ये इन्हीं पे एक्ट करते हैं, इन्हीं को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है ऑयल सीड मस्टर्ड एक्सप्रेसिंग 18:1 delta 12 desterase will show increased levels of the following fatty acid in the seed oil। अब ये क्या है, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो जस्ट आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाए इसलिए मैंने ऐड कर दिया था। तो ऑयल सीड जो मस्टर्ड है वो ओवर एक्सप्रेस करते हैं इसको, ये कोई चीज है, इसको कई बार ज्यादा ओवर एक्सप्रेस कर देंगे जब, तो किस इनमें से किस चीज में ज्यादा, उस सीड के ऑयल में किस फैटी एसिड का ज्यादा हो जाएगा जब वो ओवर एक्सप्रेस करे। तो एंजाइम जो है फंक्शन, इसको कहते हैं, ये जो है ना 18:1 डेल्टा 12 डी सेचुरेज। ठीक है, ये एक एंजाइम है, ये क्या है कि एंजाइम, हमें लगा पता नहीं क्या है, ये एक एंजाइम है। और जब ये इसको ओवर एक्स मतलब नॉर्मल से ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, इसको FAD2 भी कहा जाता है, FAD2। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसका काम है कि ये ओलिक एसिड को कन्वर्ट करता है लिनोलिक एसिड में। कौन से एसिड में, लिनोलिक एसिड में। और ऑब्वियस सी बात है फिर जब ये ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा तो ज्यादा ओलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लिनोलिक एसिड में। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है जब ये क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्रेस होगा जब ये, तो ये ज्यादा कन्वर्जन करेगा ओलिक एसिड की लिनोलिक एसिड में। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, ओवर एक्सप्रेशन से कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाएगा, कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाएगा, कन्वर्जन रेट जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसके कारण किसके हाई लेवल हो जाएंगे, हाई लेवल हो जाएगा लिनोलिक का। ठीक है, लिनोलिक एसिड का इन द सीड ऑयल। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक बार मैंने कहा कि ये जो है ये एक एंजाइम है, ये इतना एंजाइम, एजेज लगा एंजाइम,
एंजाइम है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है ओलिक एसिड को लिनोलिक एसिड में। जब कोई चीज ओवर एक्सप्रेस हो जाएगी तो मतलब वो ओवर कन्वर्ट करेगा, हद से ज्यादा कन्वर्ट करेगा। ओवर कन्वर्ट करेगा तो लिनोलिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the plant is often the primary site of phytoalexin production in response to pathogen attack? कहते हैं कि कौन सा प्लांट का ऐसा हिस्सा है, पार्ट है, जो अक्सर जो है फाइट, जहां पे जब पैथोजन मतलब जब प्लांट पे अटैक करता है तो अक्सर वहां पे ही फाइटोएलेक्सिन की प्रोडक्शन, मेन साइट वही है जहां पे वो बने। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है? तो ऑप्शन में अब है, ऑप्शन जो दी गई है उसमें है फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स या रूट्स। तो इसका आंसर जो है वो है लीव्स, पत्तों में। जब कोई पैथोजन अटैक करता है तो फाइटोअलेक्सिन की प्रोडक्शन जो है वो लीव्स में प्राइमरी साइट है, लीव्स में, ठीक है। अब देखिए, फाइटोअलेक्सिन मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स के द्वारा बने जाते हैं और कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, जहाँ पैथोजन जो है अटैक कर पाए। यूजुअली इनकी लोकेशन क्या है, लीव्स पे, वेरियस टिश्यू, लेकिन सबसे होते तो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट जो है वो है लीव्स, ठीक है। उसके बाद है, इनको प्राइमरी साइट कहा जाता है, प्राइमरी ये केमिकल डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं वो कि आइडेंटिफाई करो इनमें से इनकरेक्ट पेयर की ड्रग्स जो हैं, क्या वो रिसिन है, अल्कलॉइड की एग्जांपल कोडीन है, टॉक्सिन एब्रिन है, लेक्टिन्स जो है कॉन कॉनकैनवेलिन, कॉनकैनवेलिन ए, क्या ये है? तो बेटा इनमें से जो सही आंसर रहता है, इनमें से जो सही आंसर है वो है कि इनमें से हमने इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। तो कोडीन एक अल्कलॉइड है, एब्रिन एक टॉक्सिन है, कॉनकैनवेलिन ए जो है एक लैक्टिन ही है। लेकिन जो हम कहेंगे ये ड्रग रिसिन, ये नहीं है। रिसिन एक ड्रग नहीं है, रिसिन एक टॉक्सिन है। वो ड्रग नहीं है, एक टॉक्सिन है। ड्रग की एग्जाम्पल अगर हमने लेनी है तो वो आता है इस कैटेगरी में, जैसे कि विनब्लास्टिन, या फिर आता है क्यूरक्यूमिन, विनब्लास्टिन एंड क्यूरक्यूमिन, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये ड्रग्स की एग्जाम्पल है, लेकिन रिसिन जो है वो एक टॉक्सिन है, ठीक है। कोडीन अल्कलॉइड ही है, एब्रिन टॉक्सिन ही है, और ये जो है लेक्टिन ही है, ठीक है। ये हो गया कुछ, इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल गई कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग नेचुरल प्रोडक्ट दैट इज ए स्टीरॉयड, ठीक है, दैट इज ए स्टीरॉयड एंड the natural product that is a steroid and contains an alpha beta unsaturated ketone is, वो क्या है? तो बेटा निम्नलिखित में से कैसे ऐसा एक नेचुरल प्रोडक्ट जो एक असल में एक स्टीरॉयड है और जिसके अंदर अल्फा बीटा का अनसेचुरेटेड कीटोन फॉर्म प्रेजेंट है, वो कौन सा है? तो जो स्टीरॉयड हो और अल्फा बीटा का अनसेचुरेटेड कीटोन फॉर्म प्रेजेंट है, तो क्या वो एस्ट्रोन है, क्या वो प्रोस्टाग्लैंडिन है, क्या वो कोर्टिजोन है, क्या वो मॉर्फिन है? तो इसका आंसर है कोर्टिजोन। कोर्टिजोन एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो स्टीरॉयड है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है वो, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड, ये कोर्टिजोन, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? कोर्टिकोस्टीरॉयड फैमिली को। इसकी फैमिली कौन सी है? कोर्टिकोस्टीरॉयड फैमिली, ठीक है बेटा। उसके बाद जिसमें क्या होता है, रिंग फोर रिंग स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ये इसका स्पेशल फीचर है। कोर्टिकोस्टेरॉइड फैमिली जो है उसमें फोर रिंग वाला स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंटर में मतलब एक फोर रिंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। दूसरी बात इसकी आती है अल्फा बीटा अनसेचुरेशन। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक कीटोन ग्रुप है, इसके कीटोन ग्रुप है जिसके थर्ड पोजीशन पे, कार्बन थर्ड पे जो है वो कॉन्जुगेटेड है, कार्बन थर्ड जो है वो इन कंजुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड बिटवीन
C4 एंड C5। और C5 जो है उसको इसको इसलिए इसको एक इनोन सिस्टम कहा जाता है। इनोन सिस्टम, कि देख लो ना, मान लो ये C है, ये C है, और ये C, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, तो ये होगा ना, ये C4 5 के इसके साथ कंजुगेशन में, मतलब कभी इधर शिफ्ट हो गया तो कभी इधर हो गया, ऐसे मतलब कंजुगेशन में है। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद एक आता है इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है एस्टेरोन, ये क्या है बेटा? ये भी एक स्टेरॉइड है, ये भी एक स्टेरॉइड है, लेकिन इसकी जो रिंग है वो एरोमेटिक है। उसमें कीटोन होता है, कीटोन है, लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन नहीं है, नहीं है। ठीक है, एस्टेरोन में प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो फैटी एसिड से बनता है बेटा, फैटी एसिड से। और इसमें जो है वो 4 रिंग, जो हमने कहा था ना स्टीरोइड न्यूक्लियस, वो नहीं है, वो नहीं है इसमें, इसलिए ये भी नहीं उस ऊपर वाली चीज को मेंशन कर रहा पूरा। फिर आता है मॉर्फिन, मॉर्फिन एक अल्कलॉइड है बेटा, ये एक अल्कलॉइड है। ठीक है, और इसका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है, क्योंकि इसमें पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अब आता है स्पर्मीडीन, स्पर्मीडीन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जो स्पर्मीडीन है वो कौन सी जो है चीज को दर्शाता है, इनमें से क्या है? क्या वो जस्मोनिक एसिड, क्या वो ऑक्सिन, क्या वो पॉलीअमीन, या स्ट्रिगोलैक्टोन? तीनों में चारों में से क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्पर्मीडीन जो है वो अपने आप में पॉलीअमीन है। पॉली मीन्स मैनी, अमीन मतलब अमाइनो ग्रुप। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी कैटेगरी है जिसमें 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा क्या है बेटा, प्राइमरी अमाइनो, अमाइनो ग्रुप, जिससे 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है। प्लांट्स में अब अगर हमने कहना हो तो जो पोलीअमीन है जैसे कि स्पर्मिडीन, ये किसमें क्रूशियल, इनका मेन जो रोल है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। अब आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्वेश्चन है कैरोनिक एसिड, एबाइटिक एसिड, प्रोलीन, या पायरूवेट? इनमें से कौन सा है? तो बेटा इनमें से जो अबाइटिक एसिड है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अबाइटिक एसिड जो है बेटा वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो डाइटरपीन को बिलोंग करता है। कौन सा ग्रुप? डाइटरपीन ग्रुप, उसको बिलोंग करता है। ठीक है, डाइटरपीन्स जो हैं ये किस में पाए जाते हैं, इन ये जो ये एस डाइपटीन ग्रुप जो पाए जाते हैं रेजिन ऑफ कॉनिफर्स, कॉनिफर प्लांट्स जो होते हैं ना जिनमें पाइन ट्रीज होते हैं, उनके रेजिन्स में पाया जाता है ये वो वाला डाइटरपीन है, इन रेजिन ऑफ कॉनिफर्स, जैसे कि पाइन्स, पाइन ट्रीज हो गए। ठीक है, और इनका क्या रोल है, प्रोटेक्टिव, मतलब वही डिफेंस वगैरह में प्रोटेक्टिव रोल है इनका। इनका क्या रोल है, प्रोटेक्टिव रोल है, ये प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा और है वो क्या क्या है? ये जो कैरोनिक एसिड है बेटा, ये एक इंटरमीडिएट होता है, इसको इंटरमीडिएट माना जाता है किसमें, जिबरलिंस की बायोसिंथेसिस में। जिबरलिक एसिड हमने कल किया था ना, तो जिबरलिन की बायोसिंथेसिस में,
जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन बनता है तो उसमें बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है केरोनिक एसिड। तो वो एक प्लांट हार्मोन है जो जो पार्ट है किसका, जिबरेलिन किसका पार्ट है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोलीन। तो प्रोलीन तो भाई एक प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो पहले ही बन जाता है, ये एक अमाइनो एसिड है। प्रोलीन प्रोलीन एक अमाइनो एसिड है, तो ये सेकेंडरी नहीं बल्कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। जिसका इसका रोल किसमें, अमाइनो एसिड है तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस में। इसका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में क्योंकि ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है। उसके बाद आता है पायरुवेट। तो ये तो हमें पता ही है, ये भी तो सीधा रिएक्शन में बन रहा है पहले ब्रेकडाउन से, तो मेटाबोलाइट है ये प्राइमरी। ये भी क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो कि किसका मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, चाहे वो एरोबिक है चाहे वो एनारोबिक है। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है सबका सेम होता है कि साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो टूटेगा और क्या बनेगा, पायरुवेट। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन है और पायरुवेट 3 कार्बन है, तो 3 2 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो सिर्फ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, ये क्या है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये कायरोनोइक एसिड है। कायरोनोइक एसिड है, ठीक है। उसके बाद अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए ब्रांच पॉइंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेस्क्यूटर्पीन एंड ट्राइटर्पीन्स। जैसे हमने डाइटर्पीन्स पढ़ा, ये टर्पीन की एक एग्जांपल है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, कि सेस्क्यूटर्पीन, ट्राइटर्पीन, डाइटर्पीन्स, ये उसकी एग्जाम्पल है। तो इनमें से कैसे कौन सा जो है वो एक ब्रांच पॉइंट एक्ट करता है, सिस्क्यूटर्पीन्स और जब ट्राइटर्पीन्स बनते हैं तो उनमें एक ब्रांच पॉइंट एक्ट करता है। तो वो कौन सा है, तो ऑप्शंस है हमारे पास, फार्नेसाइल पायरोफोस्फेट, जिरेनाइल पायरोफोस्फेट, आइसोपेंटाइल पायरोफोस्फेट, और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूलाराइल कोएंजाइम की, ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फार्नेसाइल पायरोफोस्फेट। ये जो है ब्रांच पॉइंट का एक्ट करता है। इसको ये मतलब बीच में बनता है, जब ये हो रहा होता है सेस्क्यूटर्पिन और ट्राइटर्पिन्स बन रहे होते हैं तो इनके प्रोसेस में इंटरमीडिएट बनता है ये जो है फार्नेसाइल, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है जो बनता है, इंटरमीडिएट है। और इसमें क्या होता है, फार्नेसाइल में 15 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं, 15 कार्बन, 15 कार्बन। और ये किसकी तरह एक्ट करता है बेटा, एक्ट्स एज अ मेजर ब्रांच पॉइंट, ठीक है, ब्रांच पॉइंट। अब कहोगे क्यों, बिकॉज क्यों, क्योंकि जो, अब देखो जो है सिस्क्यूटर्किन्स, सिस्क्यूटर्किन्स में भी 15 ही होते हैं, ठीक है। इनमें ये जो एफपीपी है, एफपीपी, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रिकर्सर होता है किसका, किसका, सिस्क्यूटर्पिन्स बनाने का। सिस्क्यूटर्पिन्स का डायरेक्टली ये क्या है, प्रिकर्सर है, मतलब इसी से बनते हैं। और जो ट्राइटर्पिन्स हैं उसमें 30 होते हैं कार्बन, क्या होते हैं, 30। तो इसमें जो दो मॉलिक्यूल हैं, एफपीपी के जो टू मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन कैसी होती है, टेल टू टेल, ठीक है। तो आपको मैं क्या बता रही हूँ कि जो एफपीपी है ये बायोसिंथेसिस जब सेस्क्यूटर्पिन्स और ट्राइटर्पिन्स की होती है तो दोनों में ये बनता है। और कैसे, एफपीपी में इसका ये डायरेक्ट प्रिकर्सर है, लेकिन जब ट्राइटर्पिन्स बनते हैं जो 30 कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है, ये दो जो 15 कार्बन वाले एफपीपी हैं ये क्या, टेल टू टेल मॉलिक्यूल ये दोनों कंडेंस कर जाएंगे और क्या बना देंगे, जो आगे प्रिकर्सर एक्ट करेगा किसका, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, ठीक है, और अदर ट्राइटर्पिन्स का। तो ये ऐसा था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो बेचा हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे,
हमने लास्ट क्वेश्चन किया था फॉर्मेसाइल पायरोफॉस्फेट का, और हमने कहा कि ये सेस्क्यूटर्पिन और ट्राइटर्पिन में कैसे इस्तेमाल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे कुछ जो थे क्वेश्चंस आएंगे इसी के रिलेटेड, उसके बाद हम कुछ स्ट्रेस के रिलेटेड भी और करेंगे क्वेश्चंस कि कैसे जो प्लांट है वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में कैसे एक्ट करता है। उसके भी क्वेश्चंस कुछ ऐड ऑन किए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज आपका ये जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी ये भी खत्म हो, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है द distinct aroma and flavor of many herbs and spices are attributed to the presence of। तो क्वेश्चन में ये आता है कि जितने भी पर्टिकुलर अरोमा या फ्लेवर्स जो बहुत सारे हर्ब्स के स्पाइसेस के जो हैं वो इनमें होते हैं, किस कारण इनका अरोमा या फ्लेवर जो है वो किस कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस जो हैं इसमें से वो ये है। पहली ऑप्शन है फ्लेवेनॉइड्स, दूसरी ऑप्शन है अल्केनॉइड्स, तीसरी है लिग्निन, और फोर्थ है टर्पेनॉइड्स। किसके कारण जो है अरोमा और फ्लेवर जो स्पाइसेस में आते हैं वो किसके कारण है। तो बेटा इसका आंसर है टर्पेनॉइड्स, ठीक है। टर्पिनॉइड से क्या होता है, इनमें स्पाइसेस वगैरह में हर्ब्स वगैरह में फ्लेवर और अरोमा ऐड ऑन होता है, ठीक है बेटा। और हमने कहना हो कि क्या होते हैं टर्पिनॉइड्स ना, अपने आप में वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जो वेपर भाप बन जाए, ठीक है। और इनको आइसो प्रिनॉइड्स भी कहा जाता है टर्पिनॉइड्स को, ये वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, आइसोप्रिनॉइड्स भी कहा जाता है। और मेन ये किसका, ये जो है ये किसका मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है। ऐसी वोलेटाइल चीजें जो खुशबू दें वो किसका, एसेंशियल ऑयल्स का। एसेंशियल ऑयल्स में क्या होते हैं, इसका मतलब टर्पिनॉइड्स होते हैं। और इनमें जो है हाई वोलेटिलिटी, मतलब वही वोलेटाइल नेचर बड़ा हाई होता है, जो इनको क्या करता है, इसका मतलब है वोलेटाइल का कि ये इवेपोरेट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इवेपोरेट कर सकते हैं, इसलिए जो मिंट हो गया, जैसे क्लोव्स हो गए, इनमें जो एक सेंट सा फील होता है वो किसके कारण है, टर्मिनोइड्स के कारण, टर्पिनोइड्स के कारण, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे ये है कि फाइटो एलेक्सेंस जो हैं वो एक क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनको प्लांट प्रोड्यूस करता है। और ये जो फाइटो एलेक्सेंस हैं ये फॉलोइंग कहते हैं, और निम्नलिखित में से जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से ये कौन सी चीजों को रेफर करता है, ठीक है। कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं जो फाइटोलेक्सिन्स को मैच करते हैं या उसको रेफर करते हैं, ठीक है। तो जो पहली ऑप्शन है वो ये है कि दीज कंपाउंड्स आर स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स जो प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द फिजिकल केमिकल माइक्रोबियल। इतना तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस जो रिपीट किए हैं, तो ये है ना, अगर हमें साथ साथ समझते रहे नहीं भी आता तो अब तो आ ही गया होगा कि डिफेंस के अगेंस्ट ही, हर्बीवोर्स के अगेंस्ट जब है ना वो उनमें अटैक करते हैं, जब वो उनमें जब वो अटैक करेंगे हर्बीवोर्स तो डैमेज हो जाता है, फिर क्या होता है ये रिलीज होते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ करके या पैथोजेंस के या मैक्सिमम क्या आएगा कि ये जो होते हैं ये पैथोजेंस के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शंस देते हैं, हर है ना, अटैक के पेस्ट अटैक के अगेंस्ट। तो ये कंपोनेंट्स वही तो है जिसके कारण स्ट्रेस क्रिएट हुआ, जब फिजिकल केमिकल या माइक्रोबियल कोई, ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल नेचर का भी हो सकता है, या माइक्रोबियल वही पैथोजेंस के अगेंस्ट का भी। तो उसके अगेंस्ट में बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अ लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बिलोंग टू दिस क्लास। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाइटोलेक्सिन्स हैं, ये भी ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद आता है कुछ जीन्स हैं जब वो डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, कहते हैं इन फैक्टर्स के कारण कुछ जीन जो है वो डिप्रेस नेचर में होते हैं। तो ये बात है कि इन फैक्टर्स के बनने से या तो डिप्रेशन या एक्टिव इनएक्टिवेशन,
डिप्रेशन कह लो या एक्टिवेशन कह लो, इन कुछ जीन्स का इनके साथ एसोसिएटेड होता है, जो किसके साथ रिलेटेड है, कुछ बायोसिंथेटिक पाथवेज के साथ, जैसे कि प्रोपेनॉइड पाथवेज हो गया एलिसिटर्स में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सभी ही ट्रू हैं, तो ऑल आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि what is the term for the process by which the phenolic compounds protect plants from harmful ultraviolet radiations। कहते हैं वो कौन से फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं प्लांट्स में, जो प्लांट्स को हार्मफुल जो सूरज की किरणें आती हैं उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हार्मफुल होते हैं उससे बचाते हैं। वो जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो किस जो प्रोसेस से बनते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है, ठीक है। वो फिनोलिक कंपाउंड्स जो प्लांट्स को हार्मफुल सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाते हैं, वो जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस का क्या नाम है। क्या वो फोटो प्रोटेक्शन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फोटो रेमिडेशन, क्या है वो। तो बेटा उसमें आता है फोटो प्रोटेक्शन। क्या आता है, फोटो प्रोटेक्शन। और फोटो प्रोटेक्शन है क्या बेटा, इसमें प्लांट्स जो हैं बेटा फोटो प्रोटेक्शन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसमें प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, जैसे कि फिनोलिक्स हो गए। और फिनोलिक्स में भी स्पेशल कौन सा करेक्टर है, फ्लेवेनॉइड्स, ठीक है, फ्लेवेनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स। और ये जो है एंथोसाइनिन्स और फ्लेवेनॉइड्स जो है ये एक्ट करते हैं एज ए सनस्क्रीन, सन से स्क्रीनिंग करते हैं ना, बचाते हैं, तो सनस्क्रीन, ठीक है बेटा। तो फोटो प्रोटेक्शन में ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका फंक्शन क्या है कहना हो तो, ये कंपाउंड क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर देंगे किसमें, एपिडर्मल लेयर में। ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिसके कारण ये क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे यूवी बी रेडिएशंस को। इन्होंने क्या कर लेना बेटा, एब्जॉर्ब कर लेना है। जिससे क्या होगा, जिससे ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के जब ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इन्होंने हार्मफुल रेडिएशंस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये फिर क्या करेंगे, उनको रोकेंगे कि इंटरनल टिश्यूज तक ना जा पाए, इंटरनल टिश्यूज या डीएनए तक पहुंचने से ये क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या था जिसके दौरान हार्मफुल रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करता है, वो है फोटो प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है टर्पिनॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन है कि जो टर्पिनॉइड्स हैं उनमें क्या होता है। तो क्या इसका आंसर है, क्या टर्पिनॉइड्स में फैटी एसिड्स हैं, क्या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, आइसोप्रीन है या अमाइनो एसिड्स हैं। तो बेटा जैसे हमने पहले ही बोला इसे आइसोप्रीनॉइड्स भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली नाम से आइसोप्रीन की यूनिट्स हैं, जो बार बार एक आइसोप्रीन दूसरे से तीसरे से जुड़ के पूरा टर्पिनॉइड बनाता है, ठीक है। और ये जो आइसोप्रीनॉइड्स हैं, ये बिल्डिंग आइसोप्रीन्स जो हैं ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है इसके, ठीक है। क्या है बेटा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दूसरा आएगा ये जो आइसोप्रीन्स हैं ये हैं 5 कार्बन यूनिट्स, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C5H8। 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये अलग अलग तरीकों से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, डिफरेंट बेस, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सके। तो आइसोप्रीन्स क्या है मैंने बता दिया, टर्पिनोइड्स क्या है, आइसोप्रीन यूनिट्स के कंपाउंड्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है विच फिनोलिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर इन ब्लूबेरीज एंड रेड ग्रेप्स। तो ऐसे क्वेश्चंस पे पूछे जा सकते हैं कि ब्लूबेरीज हो गई, रेड ग्रेप्स होंगी, इनमें कौन सा फिनोलिक कंपाउंड होगा, ठीक है, कलरिंग जो देता है इनमें, ठीक है। तो बेटा क्या वो टेनिन है, क्या वो क्वेरसेटिन है, क्या कैटकिन है या एंथोसाइनिन है। तो कलरिंग वाला जो होता है ना बेटा वो एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन जो है वो पिगमेंट है जो क्या एक तरह का, और ये किसकी टाइप है, फिनोल्स की जो एक टाइप है फ्लेवेनॉइड, फ्लेवेनॉइड है ये, ठीक है। और ये क्या क्या कलर्स देता है, रेड पर्पल दे सकता है, रेड पर्पल ब्लू कलर्स के लिए पिगमेंट जो बहुत सारे फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में रेड ब्लू पर्पल कलर, तो वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन्स के कारण होता है, ठीक है, इवन कई फ्लावर्स का भी। और ये जो है ना कलर पीएच लेवल के अकॉर्डिंग, पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो सकता है।
इसलिए कई बार हम देखते हैं कि ब्लू जो ब्लूबेरीज में है, यही एंथोसाइनिन जो है, इसलिए दैट इज वाई कि ये ब्लू जो है ब्लूबेरीज में, और रेड जो है वो रेड ग्रेप्स में, डीप रेड या पर्पल रेड ग्रेप्स में होता है, क्योंकि पीएच सब किसी की अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग एंथोसाइनिन कलर चेंज कर लेता है। ठीक है। उसके बाद अब आएगा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फाइटोएलेक्सिन्स इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है। तो पहले ही आ गया, इतना तो हमें पता, फाइटोएलेक्सिन्स जो है वो पैथोजेंस के अगेंस्ट प्लांट प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मेन प्राइमरी रोल क्या होगा इसमें, कैसे? क्या वो फोटोसिंथेसिस को एनहेंस करेंगे, डिफेंस ऐसे मिल रहा है फोटोसिंथेसिस को करके? नो। क्या वो सिम्बायोटिक इंटरेक्शंस कराएंगे? नो। क्या वो अट्रैक्ट करके हर्बिवोर्स को जो पैथोजेंस पे फीड करते हैं? नो। वो पैथोजन की ग्रोथ को और उसके स्प्रेड को रोक देंगे। ऐसे फाइटोलेक्सिन्स जो है डिफेंस प्रोवाइड करता है पैथोजन के अगेंस्ट, कि वो पैथोजन को आगे बढ़ने से, आगे ग्रो करने से रोक देंगे, और उसके आगे स्प्रेड को, मतलब आगे फैलने से भी उनको रोक देंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि ये इसका फंक्शन क्या है, कि ये स्प्रेड करने से, प्लांट टिश्यू पे स्प्रेड करने से रोकता है। और एक तरह का जो है डिटेक्ट करता है, ये एक ना वर्ड आता है एलिसिटर, इसका मतलब है डेंजर सिग्नल। जब स्ट्रेस हो जाए, डेंजर होने लग पड़े, तो उसका एक सिग्नल मिलना, उसको कहते हैं एलिसिटर, पैथोजन से जो डेंजर सिग्नल मिलना, पैथोजन के अटैक से। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपैटिबल सॉल्यूट्स हेल्प प्लांट्स बाय, अब ये स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। ठीक है। स्ट्रेस पढ़ेंगे, एबायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक, मतलब लिविंग से या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में एबायोटिक जैसे कि वाटर स्ट्रेस, सैलिनिटी का सॉल्ट स्ट्रेस हो गया, टेम्परेचर का टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, ऐसे वाले जो स्ट्रेसेस हैं ये एबायोटिक आते हैं, तो इनके रिलेटेड अब हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो जो कंपैटिबल बेटा, जो कंपैटिबल सॉल्यूट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कैसे स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट्स को हेल्प करते हैं, क्या करके, बाय इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी, या फिर बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, या प्रोटीन्स को ब्रेक करके, या फिर मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय करके। ठीक है। इन चारों में से क्या ऑप्शन है जिससे जो सोल्यूट्स हैं वो हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, कंपैटिबल सोल्यूट्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं। ठीक है। तो बेटा इसमें आता है कि जो कंपैटिबल सोल्यूट्स है ना बेटा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपैटिबल सोल्यूट्स जो है बेटा वो क्या होते हैं। तो जो कंपैटिबल सोल्यूट्स हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है ओस्मोलाइट्स। अगर कंपैटिबल की जगह ओस्मोलाइट लिखा होता ना, फिर आप झट से चाहे ऑस्मोटिक बैलेंस पे कर देते, कि ये वाटर लॉस को नहीं होने देते, एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होने देते। कैसे? स्मॉल और ये छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स के द्वारा, जिनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो क्या सर्वाइव कर सकें, ताकि वो सर्वाइव कर सकें हार्श कंडीशंस, जैसे कि ड्रोट, सूखा, ड्रोट, या हाई, क्या बेटा, सैलिनिटी, सूखा या बहुत ज्यादा नमकीनता, खारापन, इससे हेल्प करते हैं प्लांट्स को बचाने के लिए। लेकिन बात अब आती है कि ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये कंसंट्रेशन जो है ना, देखो बेटा ये क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स है, हमें पता है सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, पानी लिक्विड जिसमें उसने फैलना है, सॉल्वेंट, और जो है सॉल्ट लाइक चीजें होती हैं सोल्यूट। तो ये अपने आप में सोल्यूट्स है। जब ये सोल्यूट्स की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई, जब ये ऐड हो गई, तो ये सेल के अंदर, इन सेल, सेल के अंदर ये सोल्यूट्स बढ़ गए। जब सोल्यूट्स बन गए तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक बना देगा ना सरफेस को, उस सेल को हाइपरटोनिक बना देगा, मतलब कि अंदर सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम है, तो वो बाहर से लेगा फिर, इसलिए वो इनसाइड द सेल जाएगा वाटर, इनसाइड सेल वाटर जाएगा, इनसाइड सेल वाटर जाएगा, तो उसका क्या मतलब है, मतलब वो बार, इनसाइड, इनसाइड जब जा रहा है तो उसका क्या मतलब है बेटा, इनसाइड जब जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, इनसाइड का मतलब है कि वो एब्सॉर्ब कर रहा है वाटर को, वो वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है। अगेंस्ट एक्सटर्नल, नॉट द, नॉट एक्सटर्नल, अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हमने कंपैटिबल सॉल्यूट्स इसलिए कहा कि
जो कंपैटिबल सोल्यूट्स हैं, जब उनका जो जब वो एड ऑन होंगे, तो क्या होगा, सोल्यूट लेवल बढ़ जाएगा इनसाइड द सेल। सोल्यूट लेवल जब बढ़ गया इनसाइड द सेल, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक बन जाएगा इनसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल हाइपरटोनिक बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, तो जिससे वो ड्रॉट वगैरह की जो कंडीशन है ना, उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो आंसर था मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द ड्रॉट रिस्पॉन्स। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो मेनली जो है इन सब चीजों से, ये जो ड्रॉट रिस्पॉन्सेज हैं इनके द्वारा रिलेटेड है। जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स आते हैं ड्रॉट के रिलेटेड, तो कौन सी जो अंदर फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, जो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है MYB, ऑप्शन बी है WRKY, सी है ड्रेब, और है ऑल ऑफ द अबव। क्या है आंसर बेटा इसका, है ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले MYB जो है, ये क्या है पूछा जाता है, MYB। तो MYB जो है बेटा, ये इन्वॉल्व होता है, ये इसका काम है, ये रेगुलेट करता है किसको, डेवलपमेंट को। रेगुलेट करता है डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, और बेटा जो स्ट्रेस कंडीशंस में रिस्पॉन्स देना है प्लांट ने, उसको भी ये रेगुलेट करता है, उसको भी ये देखता है। ठीक है, जैसे कि हो गया ड्रोट। ओके, दूसरा आता है WRKY। अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इसको ना एक तरह से इसका मेन रोल जो है ना, बायोटिक स्ट्रेसेस में माना जाता है। इसका किस में माना जाता है बेटा, इसका मेन रोल जो है वो बायोटिक स्ट्रेसेस में। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पैथोजेंस के स्ट्रेस के अगेंस्ट, पैथोजेंस के स्ट्रेस के अगेंस्ट इसका मेन रोल माना जाता है। और लेकिन उसके अलावा मेन तो इसमें है, मेन तो बायोटिक में है, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका मेजर रोल जो है वाटर के रिलेटेड भी है। वाटर डेफिसिट, जब मतलब जब पानी का स्ट्रेस हो जाता है, तो और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट में भी इसका रोल जो है वो है WRKY का। उसके बाद आता है ड्रेब। तो ड्रेब क्या है, इसकी पहले फुल फॉर्म करेंगे, ये है डिहाइड्रेशन। तो नाम से ही आ गया कि वाटर स्ट्रेस में डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग। ठीक है, ये ड्रेब की क्या है, फुल फॉर्म है। अब इसका क्या है मेन रोल, ये क्या करता है बेटा, ये बाइंड करता है टू, इसके रिस्पॉन्स में क्या आता है, इसका रोल क्या आता है कि ये जो डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स है, उनकी बाइंडिंग करवाता है, उनसे बाइंड, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स, जो किस में होते हैं बेटा, प्रोमोटर में, प्रोमोटर्स में। ठीक है, जीन्स के जो प्रोमोटर रीजन है उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट है उसके साथ बाइंडिंग करता है, ताकि प्लांट क्या कर सके, सरवाइव कर सके बेटा, क्या, ड्रोट को भी और कोल्ड को भी, दोनों चीजों को, ड्रोट को भी और कोल्ड को भी। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का ही रोल है, जो है किसके साथ, ड्रोट के साथ। ठीक है, ड्रोट। उसके बाद आता है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या है, तो एक्वापोरिन्स आर इन्वॉल्व इन आयन ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, और शुगर सिंथेसिस, या फिर DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक्वापोरिन्स का जो है वो क्या रोल है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आता है पोर। नाम से एक्वा मतलब वाटर, एक तरह का, पोर, पोरिन मतलब पोर, पोर होल होगा तो वो कुछ ट्रांसपोर्ट ही करेगा। तो क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में है ना इसका रोल। नाम से आप कर सकते हैं ऐसे, ऐसे आप नाम से भी कर सकते हो, बेसिक सेंस लगा सकते हो। तो एक्वापोरिन्स अपने आप में चैनल प्रोटीन्स होते हैं ये, मतलब चैनल, चैनल प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा ये,
सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, और इनका मेन फंक्शन जो है बेटा वो क्या है कि ये रैपिडली ट्रांसपोर्ट करवाएं वाटर मॉलिक्यूल्स को। वाटर ट्रांसपोर्ट में तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना इनटू या आउट ऑफ सेल। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ये चैनल्स हैं कि सेल के अंदर या बाहर पानी जाएगा उसका ये ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। उसके बाद लेकिन आयंस या अदर किसी चीज का जो है ट्रांसपोर्ट वो प्रिवेंट करते हैं, वो नहीं होने देते, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच एंजाइम डिटॉक्सिफाइज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम है, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसको कौन डिटॉक्सिफाई करता है। तो एंजाइम है, क्योंकि ये एक तरह की टॉक्सिक चीजें ही होती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये क्या होती हैं अपने आप में, अगर हमने कहना H2O2, तो ये है ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड्स जो हो गए, ठीक है। जब ये ज्यादा हो जाए ना बेटा, पहले तो ये अगर मोर हो जाए तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस हो गया जैसे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सॉरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि आयंस ऐसे वाली आयन वाली चीजें बढ़ गई ना, तो हाई लेवल हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। तो कौन सा एंजाइम है, कैटालेज है। कैटालेज एंजाइम है जो इसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब तोड़ता है इसको, ठीक है, ब्रेक डाउन करके इसको ऐसे लाता। कैसे, कैटालेज क्या करेगा, इस पे एक्ट करके वाटर बना देगा और O2 को बाहर निकाल देगा, ठीक है। वाटर भी हमारे लिए गुड है, ऑक्सीजन भी गुड है, तो डिटॉक्सिफाई कर दिया ना इसको, टॉक्सिक नहीं ना रहने दिया, इससे स्ट्रेस नहीं होने दिया, तो कैटालेज एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SOS, सोल्ट ओवरली सेंसिटिव पाथवे। SOS जो है सोल्ट ओवरली सेंसिटिव पाथवे इज इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व है, तो ऑप्शंस देखो इसकी। इसकी ऑप्शन है क्या फोटोसिंथेसिस में, क्या सोल्ट टॉलरेंस में, और क्या नाइट्रोजन या ट्रांसपिरेशन में। तो बेटा ये भी मैं वही कह रही हूँ, बेसिक कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि जब नाम में ही सोल्ट ओवरली सेंसिटिव पाथवे आ गया तो सोल्ट टॉलरेंस ऑब्वियसली करवाएगा, ये क्या करवाएगा, सोल्ट टॉलरेंस। अब आता है कि कैसे। तो अब हमने अगर देखना है तो SCS जो है ना पाथवे, ये वेल करेक्टराइज होता है किसके साथ, किसके साथ होता है ये वेल करेक्टराइज जो है, जल्दी। तो ये क्या करता है बेटा, ये वेल करेक्टराइज्ड होता है किसके साथ होता है, प्लांट्स में सिग्नलिंग मैकेनिज्म देने के लिए, ठीक है। तो इसका मेन जो रोल है ये किसका है, मैकेनिज्म किसके साथ है, सिग्नल देने का, सिग्नलिंग मैकेनिज्म, उसमें इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या होता है असल में, होता क्या है, तो जो प्लांट्स को ये क्या करते हैं, सॉल्ट, अब बात यहाँ सॉल्ट्स की जा रही है। सोल्ट, सोल्ट सिग्नल देता है, तो सोल्टी जो होती है स्पेशली कहते हैं सोडियम की टॉक्सिसिटी से बचाता है ये। किसकी टॉक्सिसिटी से बचाता है ये, सोडियम की टॉक्सिसिटी से बचाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, सेंस करेगा एक्सेस ऑफ सोल्ट को, मतलब जैसे सोडियम आइंस को, ठीक है, सॉइल में। प्लांट्स को सोल्ट स्ट्रेस से बचाना है ना, तो सोल्ट सॉइल में ये सेंस करेगा एक्सेस ऑफ सोल्ट को। उसके बाद ये क्या कर देगा, जब इसने देख लिया, सेंस कर लिया कि बढ़ गया, तो ये ट्रांसपोर्ट कर देगा सोडियम को, सोडियम आइंस को, ठीक है, आउट ऑफ सेल, मतलब बाहर निकालना शुरू कर देगा, मतलब इफ्लक्स कर रहा है, या तो आउट ऑफ सेल या फिर वैक्यूल्स में डालना शुरू कर देगा, ताकि विक्यूल से भी बाद में बाहर ही निकालना है, थ्रो आउट ही करना है, तो आउट ऑफ सेल या विक्यूल्स में डालना शुरू कर, पहले ये किया सेंस, उसके बाद इसने क्या किया, सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया, और लास्ट में ऐसे ये क्या करता है, मेंटेन कर देता है सेलुलर आयन को, मेंटेन क्या करता है ये, सेलुलर आयन बैलेंस, ठीक है, ताकि जो है हाई सैलिनिटी कंडीशन में डैमेज ना हो, हाई सैलिनिटी कंडीशंस में डैमेज जो है बेटा वो ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा कि विच आयन इज द मोस्ट टॉक्सिक अंडर सैलिनिटी स्ट्रेस। सैलिनिटी स्ट्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आयन है जो बेटा सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। क्या वो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। बेटा सबसे ज्यादा जो है ना वो सोडियम होता है। सोडियम जो है वो मोस्ट कह सकते हैं जो टॉक्सिक है, प्राइमरी कोज ही जो है ना सोल्ट स्ट्रेस का या टॉक्सिसिटी का जो है प्राइमरी कोज,
किसका? आयन टॉक्सिसिटी का। जो आयन से होती है वो स्पेशली किससे होती है बेटा? वो इसी से ही होती है, सोडियम से ही होती है। ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ, क्योंकि जब सोडियम आता गया अंदर, ये हाई हो गया इसका लेवल, इसने क्या करना अंदर, इसने क्या कर देना है, कंपीट करना अब किसके साथ? के पॉजिटिव पोटेशियम के साथ कंपीट करना है, ताकि बाइंडिंग साइड की, उसकी बाइंडिंग साइड्स पे मैं जाऊंगा, बाइंडिंग साइड्स पे मैं बाइंड करूंगा, उसके साथ इसकी क्या होने लग पड़नी है, खटपट होने लग पड़नी है सोडियम की। जब सोडियम हाई हो गया वो कंपीट करेगा पोटेशियम के साथ कि मैं करूं। उसके बाद ये क्या करेगा, इसकी दूसरा, इसकी जो हाई कंसेंट्रेशन है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह वगैरह हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, इसको भी क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, डैमेज करता है। ठीक है, और लास्ट एक ये भी है कि ये फोटोसिंथेसिस में भी इफेक्ट करता है। ये फोटोसिंथेसिस में भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये क्या कर देगा कि जैसे सोडियम ज्यादा हो जाएगा तो ये प्लांट्स में क्या कर देगा, क्लोरोसिस कर देगा। क्या कर देगा? क्लोरोसिस लीव्स में, या नेक्रोसिस। तो क्लोरोसिस का मतलब है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल डैमेज कर देगा, ये क्लोरोफिल डैमेज डैमेज करेगा लीफ में। और नेक्रोसिस में जो है वो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, डेड टिश्यू, डेड एंड डैमेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है, सोल्ट स्ट्रेस जो है वो प्राइमरली क्या कॉज करता है बेटा? तो इसका आंसर है, जो सोल्ट स्ट्रेस है, क्या वो ऑक्सीडेटिव, मैकेनिकल, थर्मल या लाइट? तो अभी तो मैंने पढ़ाया कि ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्लास, इससे आपका आज चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जो आता है अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ओस्मोप्रोटेक्टेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द सैलिनिटी स्ट्रेस? जब सॉल्ट स्ट्रेस होता है वो कहते हैं, तो मेन जो है इनमें से कौन सा जो है ओस्मोप्रोटेक्टेंट जो है वो इकट्ठा हो जाता है इनमें से? तो बेटा प्रोलीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पीजीटी में कुछ एमएससी लेवल के क्वेश्चंस भी बॉटनी रिलेटेड आते हैं, तो उसी में ये प्रोलीन रिलेटेड भी हम जैसे पढ़ते हैं। तो प्रोलीन एक ओस्मो प्रोटेक्टेंट का काम करता है। किसका काम कर रहा है ये? ओस्मो प्रोटेक्टेंट का काम कर रहा है, लाइक कंपैटिबल, क्योंकि ये क्या करेगा जब स्ट्रेस होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट हो गया तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का ए एबायोटिक स्ट्रेसेस हो गए, जैसे कि सैलिनिटी हो गया या ड्रोट हो गया, उसमें ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, जिससे ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में, बैलेंस को, साइटोप्लाज्म और जो वैक्यूल है उसके बीच में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है वो है, अंडर ड्रोट स्ट्रेस द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमने पिछली क्लास में भी किया है, तो ये एबीए है। एब्सिसिक एसिड जो है इसका मेन रोल है किसमें, स्टोमेटल क्लोजर में। ठीक है, उसके बाद अब आता है लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे हम, फिर क्लास खत्म। कहते हैं जो स्टोमेटल क्लोजर और ओपनिंग जो होती है वो किसके द्वारा होती है, स्टोमेटल क्लोजर एंड ओपनिंग जो है, जब उसके दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का सेंसर है वो किस में लोकेटेड होता है? तो हमें ये भी पता है वैसे कि स्टोमेटल क्लोजिंग वगैरह भी गार्ड सेल से, तो ऊपर से जो कार्बन डाइऑक्साइड का सेंसर है वो भी गार्ड सेल्स में ही लोकेटेड होता है। सो दिस वाज इट, गार्ड सेल्स में ही लोकेटेड होता है बेटा, जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। तो ये आपके थे प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, और आज ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी के नेक्स्ट हम जो है अगली क्लास में, बाकी के जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।